साथियों नमस्कार। जिला है भरतपुर और 13 जुलाई मध्यरात्रि को जिस राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा का परिणाम आया था उसके अभ्यर्थियों से सफल जो चयनित हैं उनसे संवाद का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में भरतपुर शहर में रहने वाली वैशाली धाकड़ इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसका चयन हुआ है 2018 की परीक्षा। संयोग से आज 2021 की परीक्षा का जो सरकारी सूचना है, वो नोटिफिकेशन है, वो भी प्रकाशित हो गया है। तो वैशाली से हम चर्चा करेंगे उनके द्वारा इस लक्ष्य को तय करने के दौरान किन किन पड़ावों से होकर के गुजरना हुआ। आप लोगों के जो सवाल हों वो सवाल अगर आप वैशाली से पूछेंगे तो ये चर्चा और रोचक, गंभीर और सार्थक हो पाएगी। वैशाली घर में खुशी का माहौल है। भगवान की कथा करके अभी आप निवृत्त हुए हैं। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ ही हमारे पहले दर्शक युग फौजदार ने भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। कहाँ से शुरू होता है आपका आरएएस का पड़ाव? थोड़ा बैकग्राउंड से ही बताना शुरू करें आप, जब आपके दिमाग में पहली बार आरएएस बनने की बात आई थी। सभी को पहले मेरा नमस्कार, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आरएएस के बारे में सोचा था जब मैं एमएससी कर रही थी। उस वक्त मैंने देखा कि आसपास जो मेरे जानने वाले हैं वो इस परीक्षा को देते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी इसमें ट्राई करना चाहिए। तो इसका मतलब बहुत पहले से नहीं सोचा है एमएससी करना, तो बहुत लास्ट स्टेज पर जाकर के एजुकेशन में आपने। जी सर। कहाँ, जयपुर में ये प्रक्रिया चली या भरतपुर में? जी सर, मैं भरतपुर में ही थी। मैंने यहाँ का जो गवर्नमेंट एमएससी कॉलेज है उससे एमएससी की, वहाँ से एमएससी की है। उसी के दौरान मैंने खुद से ही सेल्फ प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद जब 2018 में वैकेंसी आई थी तब मैं करंट अफेयर्स और राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे है और कुछ मेरी कोचिंग जो ज्वाइन की थी। भरतपुर में ही मार्गदर्शन मिला। जी नहीं सर, वो मैंने जयपुर से। अच्छा, बाद में जाकर के जयपुर ज्वाइन की। तो ये बीजारोपण आपके दिमाग में होता है एमएससी करने के दौरान? जी सर। सेल्फ से हुआ या किसी टीचर से या किसी साथी से, कहीं से इंस्पायर कहाँ से हुए हम? सर, मैं यहाँ पे अखबार में पढ़ती थी प्रशासनिक सेवाओं के बारे में, प्रशासनिक अधिकारियों के जो कार्य होते हैं उनके बारे में। तब से मेरा इसकी तरफ रुझान हुआ था। अच्छा, धीरे धीरे करके रुझान बना। जी सर। फिर 2018 की वैकेंसी आ गई। जी। आपने आवेदन कर दिया। जी सर। फिर अगला पड़ाव? उसके बाद सर मैंने प्रीलिम्स के लिए 3 महीने तैयारी की थी केवल। अब यहाँ से साथियों थोड़ा सा वो लोग गौर से सुने जो आने वाले दिनों में आरपीएससी में आवेदन करेंगे 2021 की परीक्षा के लिए, कि पहला पड़ाव होता है प्री एग्जाम का। जी सर। तो अभी आपने बहुत संक्षेप में कहा कि मैंने 3 महीने ही प्रीलिम्स की तैयारी की। जी सर। मात्र 3 महीने? जी सर। साथियों थोड़ा सा हम कई अभ्यर्थियों से मिल चुके हैं और लगभग सबका ये कहना है कि अगर एकाग्र मन से ये काम किया जाए तो ये परीक्षा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप बताइए आगे। सर, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में हर वक्त सिलेबस रहना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। उसके लिए फिर हम जो लास्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हमारी तैयारी सही जा रही है, सही डायरेक्शन में है या नहीं। मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए सर 3 महीने का टाइम मोर देन सफिशिएंट है, अगर हम अच्छी तरीके से मेहनत करें और स्मार्ट तरीके से मेहनत करें तो। इन दोनों को आप कैसे कंबाइन करेंगे, अच्छी तरीके से और स्मार्ट तरीके से? स्मार्ट तरीके से ये है कि सर कि जितना पेपर आता है उसमें हमें मैक्सिमम कितना स्कोर करना चाहिए, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन है वो किस सेक्शन से पुट होते हैं, उन चीजों को स्मार्टली और हार्डवर्क ऐसे कि सर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम साथ के साथ रिवाइज करते रहें, कुछ पेंडिंग ना छोड़ें। तो ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है कि मात्र 3 महीने की परीक्षा, 3 महीने की जो परीक्षा तैयारी है वो प्री परीक्षा के लिए पर्याप्त है? जी सर, मुझे ऐसा लगता है। ये परीक्षा आपने पहली बार में ही फाइट कर ली? पहला ही प्रयास था। अच्छा, और क्या क्या आप उन लोगों से कहना चाहेंगी जो पहली बार प्रीलिम्स परीक्षा देंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखो कि आप ये कर सकते हैं।
उसके बाद रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, चीज़ों से अपडेट होते रहें, पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको करें। उसके अलावा 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, करंट अफेयर्स है, और राजस्थान का जो सेक्शन है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, चूंकि ये राजस्थान से जुड़ी परीक्षा है, जी सर। तो इसी में ये ध्यान रखना जरूरी है अभ्यर्थियों के लिए कि राजस्थान को फोकस में रखें। मेन जो फोकस है उसको राजस्थान में है। प्रीलिम्स का सिलेबस कुछ अलग है या मेन सब मिला करके एक ही सिलेबस है? नहीं सर, प्रीलिम्स का सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस से थोड़ा अलग है। कुछ अच्छा। टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में नहीं आते, और मेंस में कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं। अच्छा, प्री परीक्षा में कौन कौन से सिलेबस का हल्का सा मोटा सा आइडिया आप क्या देंगे? जी सर, जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, उसमें इंडिया हिस्ट्री भी आता है। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मैथ एंड रीजनिंग, ये सारी चीजें आती हैं सर, पॉलिटिक्स। अच्छा, तो आसानी से 3 महीने की तैयारी में आपकी प्री परीक्षा जी सर, मैंने 3 महीने में उत्तीर्ण हो गई। जी सर। उसके बाद अगला पड़ाव? उसके बाद सर मैंने जैसे ही एग्जाम हुआ तो मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया, मुझे लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस था? जी सर। हाँ। फिर मैंने 4 या 5 दिनों बाद से मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। प्री के परिणाम के 3-4 दिन बाद से ही अपन फिर नहीं से? सर, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद से ही परिणाम का वेट नहीं किया आपने? बिल्कुल अभी जी बताया, सर, बिल्कुल मैंने सही। परिणाम का वेट नहीं किया। एग्जाम हुआ था हमारा 5 अगस्त को, मैंने 4 या 5 दिनों बाद ही पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद सर हमारी जो डेट आई थी मेंस एग्जामिनेशन की वो दिसंबर में थी, तो 4 या 5 महीने में थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे थे, सब कुछ नया था। पर कंटिन्यूटी बनाए रखी सर, सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, उसी चीज पे फोकस रहो, लगातार उन चीजों को पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग, तो हो गया सर। 1-2 अभ्यर्थियों से हमारी और चर्चा हुई है वैशाली, तो उनका कहना था कि प्री की तैयारी के साथ साथ मेंस पर भी फोकस रखना चाहिए। जी सर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप केवल प्रीलिम्स पर ध्यान दो या फिर केवल मेंस एग्जामिनेशन पर, क्योंकि दोनों चीजें चलती हैं उसमें। कुछ सिलेबस मेंस का होता है, कुछ प्रीलिम्स का भी होता है, तो हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। सिलेबस पर फोकस जरूरी है। मेन चीज सर सिलेबस है। सिलेबस को आप अपनी नजर में रखें और बाकायदा जो जहाँ का है, प्री का है प्री तक, मेंस का है मेंस का, क्लियर करते चले कंसेप्टों को। बिल्कुल। हमारे दर्शक हैं जो आरएएस परीक्षा देना चाहते हैं, घनश्याम महानमा हैं, उनके लिए आप कोई किताब सजेस्ट कर पाए पढ़ने के लिए? किताब ये एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड का एक ही सिलेबस हो गया है, तो 6 to 12 हम पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, सभी ने उसी का जिक्र किया है। और जी सर, और राजस्थान हिस्ट्री वगैरह तो सर जो आरबीएसई है हमारा राजस्थान बोर्ड, उससे कवर हो जाता है। हाँ, कई लोगों का कहना था लक्ष्य की किताबें काफी मदद करती हैं। हाँ आपका? सर, जैसे करंट अफेयर्स के लिए क्रोनोलॉजी और मूमल आता है। मूमल, हाँ। मूमल सर, और लक्ष्य है, पेनोरमा है, उनको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, फिर मेंस का एग्जाम आ गया। जी सर। वहां से बताइए, अब आप बताते चलिए, आपने अनुभव शेयर कीजिए अधिकतम लोगों के साथ। पहले सर दिसंबर में होना था एग्जाम, पर डेट हमारी एक्सटेंड हो गई थी, हमें 6 महीने का और टाइम मिल गया था। पर वो जो 6 महीने का टाइम था उसमें भी हमने वो उसी स्पीड से पढ़ते रहे जिस तरीके से पहले दिसंबर के लिए पढ़ रहे थे, बीच में खुद को रिलैक्स नहीं होने दिया। फिर सर एग्जाम आ गया, अच्छे से हो गया, लग रहा था कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, और अच्छी मेहनत का नतीजा है सर, बड़े लोगों का आशीर्वाद है। हाँ, नहीं वो तो खैर सबका समेकित प्रयास है। तो फिर आपने मेंस भी क्लियर कर लिया। जी सर। फिर आ जाइए अब आप साक्षात्कार पर। जी सर। कब था आपका साक्षात्कार? सर मेरा 8 अप्रैल 2021 में साक्षात्कार हुआ। इसका मतलब ये जो निरस्त हुए थे बीच सर, के, उससे पहले हो गया था। वैशाली, मैं बहुत निसंकोच एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। 13 को रात्रि को रिजल्ट आता है, जी सर। इससे पहले 9, 10, 11, 12 में लगातार 3-4 दिन आरपीएससी को लेकर के ऐसी नेगेटिव खबरें छपी कि साक्षात्कार को प्रभावित करने के लिए एक व्यक्ति जो है, जो उसके अंदर रहता है, कर्मचारी है, वो 23 लाख रुपए के साथ पकड़ा जाता है। आपके मस्तिष्क पर उन खबरों ने कितनी घबराहट पैदा की थी? सर ऑब्वियसली ये रिजल्ट से जुड़ा हुआ मैटर था, तो मुझे थोड़ा टेंशन हुई इस बारे में कि पता ही नहीं रिजल्ट का क्या होगा।
परंतु जो हमारी संस्थाएं हैं या फिर जो भी सरकारी एजेंसी है एसीबी, वो अपना बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और तथ्यात्मक रिपोर्ट सर जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ हाँ, वो असली तो में खैर क्या बाद हुआ में था। ही पता चलेगा। बाकी सभी ने अपनी मेहनत की है और सर सभी उसी का परिणाम जो है फेयर ही आया होगा, ऐसी जी सर, उम्मीद कर रहे मैं हैं। यही उम्मीद करती हूँ। कल से और सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हो रही है, जी सर। जिसने ये आरपीएससी 2018 की परीक्षा टॉप की है, मुक्ता राव, जी सर, मुक्ता। उनको साक्षात्कार में 76 अंक मिले हैं। और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं जी सर। गोविंद डोटासरा जी, जी उनके जो कोई रिलेटिव हैं, बेटे के ससुराल पक्ष के हैं, जी उनको 80-80 नंबर मिले हैं। आपको क्या लगता है कैसी चीजें जब अपन सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो लोगों को जानकारी मिल गई है। सर, मैं ऐसा कोई इस पे पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उनकी मेहनत का है। वो लोग भी पढ़ रहे थे, हो सकता है उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहा हो, तो किसी मंत्री का या फिर मंत्री महोदय का या फिर किसी का भी नाम लेकर के कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये उनकी मेहनत का। उसमें एक और चीज आप थोड़ा सा, वो 2 भाई बहन हैं जी और सर। दोनों को 80-80 नंबर मिले। और इनकी जो पुत्र वधू है जिसने 2016 का शायद एग्जाम दिया था, जी सर। उसको भी 80 नंबर मिले। उस घर में से या उनके रिलेशन में से 3 आरएएस बनते हैं और तीनों को साक्षात्कार में 80 अंक मिलते हैं। सर, एक तो गाइडेंस का भी फर्क पड़ता है। जैसे आपने बताया कि उनके घर में पहले से ही एक आरएएस मैडम है, तो उन्होंने मेहनत की है सर। ऐसा कि एक ही, ये संयोग की बात है कि एक ही घर में से वो हाँ आए हाँ, हैं। ये मिल जाता है, संयोग से भी चीजें हो जाती हो हैं। जाती हैं। लेकिन चूंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, जी सर। तो लोग सवाल भी उठा ही सकते हैं। जी सर। हाँ, उसमें भी चूंकि पर सर, हमें ऐसी खबरों से अपना जो मनोबल है उसको उसको कम नहीं करना कम चाहिए। नहीं करना चाहिए। और जो सच है वो सबके सामने होता ही है। तो अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय खुद मेहनत करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई कोचिंग, कोई मॉक इंटरव्यू आपने दिया या बिल्कुल फ्रेश ही गए? नहीं सर, मैंने पहला था तो सर मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा अच्छा। साक्षात्कार का कोई ऐसा सवाल जो सबसे सरल आपके सामने आया उस कमरे के अंदर? उसमें सर सबसे सर मुझे लगता है मुझसे ये पूछा गया था कि भरतपुर में कोई नेशनल पार्क है क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, घना पक्षी विहार। जी सर। तो ये सरलता से आपने बता दिया होगा। जी ये सर। सबसे कठिन सा सवाल जिसने आपको परेशान किया परीक्षा इंटरव्यू कक्ष के अंदर? सर, उस दिन बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। अच्छा, सर, पुण्यतिथि थी जी उनकी। सर। अच्छा। तो मैं उस बात से अवेयर नहीं थी। उन्होंने दरअसल न्यूज़पेपर में भी वो आया नहीं था। उन्होंने पूछा कि आज उनसे रिलेटेड कुछ है क्या, तो मैं वैसे तो पढ़ के गई थी कि उस डेट को क्या क्या है, पर वो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। नहीं आया। तो उस चीज का थोड़ा मुझे लगता है कि पता होना चाहिए था। हाँ, उस तिथि से जुड़ी हुई चीजें तो कम से कम जी, जो उस दिन की है वो तो पता होनी चाहिए सर। सचिन पोसवाल हैं, ये कोचिंग के बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं। आपने कोचिंग कहाँ से ली? जयपुर? जी, मैंने जयपुर स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से। स्प्रिंग बोर्ड का काफी नाम है, वो जोधपुर में भी है कोचिंग जी, का। हाँ। स्प्रिंग बोर्ड। सचिन भाई, स्प्रिंग बोर्ड से इन्होंने तैयारी की है, बहुत सारे लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। एक बार सबको धन्यवाद कर दीजिए। ये जो मुस्कुराहट अभी है वैशाली, उस साक्षात्कार कक्ष में ऐसी ही बनी रही या तनाव रहा चेहरे पर? साक्षात्कार में जब मैं एंटर हुई थी तब मेरा ऐसा ही फेस था, पर 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसपे थोड़ा मतलब मुझे Tough। सोच के जवाब देना पड़ा, तो वहाँ पे हल्का सा नर्वसनेस हुआ था। बाकी मेरा अच्छा हुआ था इंटरव्यू। बोर्ड का कॉपरेशन कैसा था? बोर्ड मेंबर बहुत जो थे? कोऑपरेटिव होता है। मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में थोड़ा माहौल ऐसा रखते हैं, बाकी आरपीएससी में जो प्रॉपर जहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ सब कुछ ठीक ठाक मिलता हाँ, है? वहाँ बहुत अच्छा था। हेल्प करने वाले थे, कहीं पे आप अटक रहे हो तो आपको हिंट देते हेल्प हैं। दे देते हैं बोलने के जी लिए। सर। और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो लोगों को साक्षात्कार से पहले ध्यान रखना चाहिए? आप जब वहां से निकल के आए होंगे तब आपके स्क्रीन पर आई होंगी कई चीजें कि ये चीजें मुझसे शायद चूक हुई है या कुछ जी ऐसा। सर, सबसे पहले तो कि साक्षात्कार है वो हमारे ज्ञान का अनुभव नहीं है, वो हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो उसमें अगर आपको कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है तो उस पर अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहिए। साफ साफ मना कर देना
ठीक हाँ, रहता अगर है। आपको नहीं आ रहा तो आप मना कर दीजिए, सॉरी सर, या उलझाने के बजाय इधर उधर हाँ, के सवाल। इधर-उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है मैम, प्लीज टेल अस। ये चंचल दीक्षित हैं जो आपसे ये जानना चाहती हैं कि क्या कोई सब्जेक्ट विशेष है जिसको आरएएस की परीक्षा में ज्यादा वेटेज देना चाहिए। सब्जेक्ट में 3 या 4 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि इतिहास है वो 65 मार्क्स का है, एथिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सिया धाकड़ हैं, वो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं, गांव, तहसील, जिला, सब कुछ आप बता दें। अच्छा। हाँ, मेरा नाम वैशाली धाकड़ है। मैं बेसिकली वेर जो तहसील है भरतपुर की, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद हम भरतपुर शिफ्ट हो गए थे, तो अब यहीं रहते हैं। मैंने एजुकेशन में बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया हुआ है। एमएससी मेरा मैथमेटिक्स से ही है, यहीं भरतपुर से। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाइड हूँ मैथ से ही। फिर मैंने प्रिपरेशन के साथ साथ बीएड भी किया हुआ है। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है मेरा। ऐसी प्रशासनिक परीक्षाओं को देने वालों के लिए क्या कोई बहुत ज्यादा सॉलिड बैकग्राउंड एजुकेशन का होना जरूरी है या नॉर्मल बैकग्राउंड वाले भी फाइट कर सकते हैं। जी, मेरा मानना है कि इसके लिए कोई ऐसा एजुकेशनल सॉलिड बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। अगर आप जब तैयारी करना शुरू करते हैं उस वक्त आप अपनी मेहनत को रखिए, जितना और लोग कर रहे हैं सॉलिड वाले भी और नॉर्मल जो लोग हैं उससे भी ज्यादा रखिए। अपने आप को ये कि बस मुझे टॉप करना है, ये नहीं कि मेरा इतनी रैंक तक आ जाए। अपना 100% देना चाहिए। अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि इन परीक्षाओं का वैसा ही एक लंबा प्रोसेस होता है। जी सर। 18 से शुरू होता है, 21 में जाकर के कहीं संतुष्टिपूर्ण। इस बीच में अपने आप को मोटिवेशनल कैसे बनाए रखना जरूरी है। सर, एक तो मतलब मेरी जो फैमिली है उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी भी मतलब मेरा जो मॉरल डाउन होने वाला था, मैं सोच रही थी कभी इस वाले एग्जाम में अपना फॉर्म भर दूं, तो उन्होंने कहा कि एक पर ही फोकस रखो अपना, उसी की अच्छे से तैयारी करो। और मेरे जो फ्रेंड्स थे और जितने भी लोग मुझे सफर में मिले, सब ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। तो अपने पास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। ये कैसे क्रिएट करे व्यक्ति। इसके लिए सर अच्छी बुक्स पढ़े, अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहे, अपनी जो हॉबी है कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। कोई इस दौरान कोई ऐसी नेगेटिव अप्रोच जिसे क्रॉस करना तुम्हारे लिए मुश्किल हुआ हो, कोई नकारात्मक कोई वातावरण इन 3 सालों के दौरान बना हो जिसे फेस तुमने किया हो। जी सर, मेरे मेंस एग्जामिनेशन से करीब 1 महीने पहले मेरे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। तो उस वक्त डॉक्टर ने मुझे परमानेंट बेड रेस्ट बता दिया था और मेंस का एग्जाम आने वाला था। तब बड़े मुश्किल से पढ़ाई की थी सर मैंने। तो वो जो दौर था, मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल। बेड रेस्ट में फिर कैसे अपने आप को मैनेज किया। बेड रेस्ट में सर कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई कर ली। उसके बाद मैं जो ऑइंटमेंट था, जो भी मेडिसिन थे, उनको लेके मुझे जो पेन होता था फिर मैं उसको कम करती थी, फिर पढ़ती रहती थी, इस तरीके से। किताबों के बारे में कई लोगों के कमेंट्स आ गए हैं कि कोई बेहतरीन किताबों के नाम आप बता पाएं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लोगों को ऐसे समय में ऐसा लगता है कि कोई जादू की छड़ी हमें कहीं से मिल जाए और मेहनत कम करनी पड़े और उस जादू की झप्पी से हम निकल जाएं। सर, मेहनत का तो या फिर एक है सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, या लक्ष्य है, पेनोरमा है और लक्ष्मीकांत बुक है, उसको पढ़ सकते हैं। भाई जनरल सी किताबें हैं, वही हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से बस कोई। उनको ही पढ़ना है, बार बार पढ़ते रहना है। बहुत सारी किताबों का महत्व है या कम किताबों को बार बार पढ़ने का महत्व है। सर, जो हमारा सिलेबस है, फिर जिस एग्जाम के लिए भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजें हैं, उन्हीं को पढ़ने का महत्व है। कुछ किताबें सामने दिखती हैं तो हमें बर्डन भी ज्यादा होता है। हाँ, कई लोग किताबों से कमरा भर लेते हैं। हाँ, ये जी भी सर। ले आओ, वो भी ले आओ, वो भी ले आओ। अपने पास सिलेक्टेड मटेरियल होना चाहिए जिससे उनको देख के भी बर्डन फील ना हो और अच्छे से रिलैक्स होकर तैयारी करते रहें। और अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव जो आप आने वाली परीक्षा की तैयारी करने वालों के साथ शेयर करना चाहें। व्यक्तिगत अनुभव इस परीक्षा के लिए यही है कि बस
कंटिन्यूटी बनाए रखें, मेहनत करते रहिए और आपको आपकी मेहनत का परिणाम है वो जरूर मिलेगा। मैं भी अभी आप लोगों के साथ एग्जाम में अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए बैठने वाली हूँ। अच्छा, जी सर। हाँ, ये 21 वाली परीक्षा भी आप देने जा रही हैं आने वाले दिनों में। साहिब खान है, उनका एक सवाल है, पहले किसी पोस्ट पर आपने जॉब कर रही थी या ये पहली बार नहीं, पहले ही प्रयास में? एग्जाम में ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला अच्छा मैंने अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव इससे सर्विस पहले में- बीएड का एग्जाम दिया होगा केवल? जी सर, हाँ, हाँ, बीएड का वो एंट्रेंस टेस्ट था। एंट्रेंस टेस्ट दिया और उसके बाद बीएड कर ली आपने कि जी अभी सर, complete हो बीएड गई। कंप्लीट हो गई है? और तो सीधे सीधे देखा जाए तो कोई अच्छी जॉब के लिए प्रतियोगी परीक्षा तो ये पहली ही है। जी सर, ये पहला है। अच्छा अच्छा, भगवान से यही कामना है कि आप ऐसे ही तरक्की करती रहें। सिया धाकड़ आपको जीवन के लिए शुभकामना दे रहे हैं। परसों हमारी श्रद्धा तिवारी से बात हुई थी, जो विद्युत निगम में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत है, बयाना की रहने वाली है, झालावाड़ में ड्यूटी पर थी और ऑन ड्यूटी ही उन्होंने ये परीक्षा पास की है। लेकिन उनका वैशाली कहना था कि उनका फोकस यूपीएससी पर है, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पर है। आपके अंदर भी क्या कोई ऐसा ख्वाब पल रहा है या आपको लगता है कि संतुष्टि है? जो सर, मुझे लगता है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं भी सर आगे आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में पहले तो आप इसी को और इम्प्रूव करना सर, चाहते मैं हैं? इसी को इम्प्रूव करना चाहूंगी और फिर आगे मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा तैयारी में करूंगी। क्या फोकस रहेगा इस जॉब को प्राप्त कर लेने के बाद? समाज में कोई एक ऐसा कोई विचार जो अपने दिमाग में चलता रहता है जिसे आप क्रियान्वित करना चाहेंगी इन पोस्ट है? इसमें सर सबसे पहले तो जितने भी हम लोगों का काम होता है गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन तक लोगों की पहुंच अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो जितने भी वीकर सेक्शन हैं, जैसे विमेन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर जो लोग बीपीएल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, किसी भी जाति और उसके बगैर सब लोगों को बराबरी का हक मिले, उनकी गवर्नमेंट स्कीम तक पहुंच आसान हो, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और अच्छे से लोगों की सेवा करना, बस सर यही मेरा। जॉन सिंह हैं गुर्जर, वो कह रहे हैं मैडम प्रयास करोगी तो आप यूपीएससी फाइट भी कर लोगी, थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य के लिए। अपन थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी सारी सरकारी योजनाएं और हर साल नई नई योजना, एक दो योजना आती जाती है, अधिकारी वही सीमित हैं? जैसे अपन देखें एक पंचायत समिति, उसमें एक विकास अधिकारी नाम का एक पद है, जी सर। और 20 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, नरेगा आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ भामाशा आ गया, ये आ गया। कार्यकारी एजेंसियों में अधिकारियों की कमी महसूस होती है या नहीं इतनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे? जैसे अपन देखें ग्राम विकास अधिकारी, सचिव का एक पद है और पंचायत है, ग्राम पंचायत है, योजनाओं का वर्णन बढ़ता चला जा रहा है और व्यक्ति एक ही है। जी सर। आपका क्या मानना है? सर टाइम के साथ साथ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो हमें नई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे नरेगा की, तो जो कोविड का टाइम है उसमें नरेगा ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, रोजगार मिला है, उनको रोटी मिली है। तो मुझे लगता है सर गवर्नमेंट को भी परिस्थितियों को देखते हुए नई स्कीम्स को लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है। हाँ नहीं, वो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन एक उपखंड है और उस पर एक उपखंड अधिकारी है, एक आरएएस अधिकारी रहता है, एसडीएम साहब एक ही है। जी सर। और सारी चीजों की मॉनिटरिंग उनको ही करनी है, अंततः तो मॉनिटरिंग उपखंड की उनको ही करनी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जितनी सारी योजना, जैसे थोड़ा बहुत हम लोग संपर्क में रहते हैं तो देखते हैं कि महीने में 7 दिन तो उन्हें कलेक्टर साहब के साथ मीटिंगों में ही, कम से कम 7 से 10 दिन तो एक उपखंड अधिकारी को कलेक्टर के साथ मीटिंग करने में आना पड़ता है। 7 से 10 दिन ही उनकी उपखंड स्तरीय बैठकें हो जाती हैं। फिर चूंकि वो न्यायिक अधिकारी भी हैं तो उन्हें जुडिशरी का भी काम करना पड़ता है। मैं पूछ रहा हूँ मशीनरी कम नहीं पड़ रही है क्या? सर वैकेंसीज में टाइम लग रहा है, पर सरकार भी निरंतर नई नई वैकेंसी जारी कर रही है। कुछ मामले कोर्ट में चले जाते हैं तो इसलिए पेंडिंग हो जाते हैं। बेशक सर कमी तो है, जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ रही है, योजनाएं भी बहुत सारी आ रही हैं। नहीं जी सर, मतलब इतनी सारी योजनाएं हैं जिनकी क्रियान्वित करने के लिए एजेंसियां वही हैं। जी सर। एक उपखंड में एक पंचायत समिति है, एक एसडीएम कार्यालय है,
और योजनाओं का जो भार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सरकारें हैं उन्हें सोचना चाहिए। एक और बात, जैसे 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद अब 21, ये 3-3 साल का ये जो प्रोसेस है, ये लेंदी नहीं है क्या इस परीक्षा के लिए? जी सर, 3 साल तो थोड़ा ज्यादा समय है। मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा और कम से कम 1.5 से 2 साल में तीनों चीजें निकल जाएं, प्री मेंस। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी बच्चों को भी आगे किसी तैयारी में मौका मिल जाता है तैयारी करने का। पाचूराम मीणा जी हैं, वो पूछ रहे हैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किस मीडियम में सरलता है, हिंदी या इंग्लिश? मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मीडियम है वही आपके लिए सरल, वही आपकी मजबूती है। वही मजबूती है। आपका कौन सा मीडियम था? मेरा हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से ये परीक्षा दी। तो कई लोग मीडियम चेंज करते हैं, उनको आप क्या सलाह दोगी? सर, जैसे कि लैंग्वेज को हम ऐसे है कि हम जिसको बोलते हैं वही हमारी मजबूती होती हाँ, है। हाँ। तो मीडियम चेंज करने वालों का अगर वो उसमें कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जो शुरू से अपना मीडियम रहा है उसी में कंटिन्यू करें। इन 3 सालों के दौरान कोई सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाला व्यक्ति कौन रहा? एक तो माता पिता बहन भाई वो सब हैं ही, उनमें से किसी एक को चुनना हो जिसने बहुत ज्यादा हार्टली सपोर्ट किया हो। सर, किसी एक को चुनना तो बाकी मुश्किल है, वो तो कलेक्टिव है। सफलता जो है वो समन्वित प्रयास जी है, सर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेटेज अगर किसी को ज्यादा दिया जाए तो माँ को, पापा सर, फिर वो को। मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी। माँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहा? सर, माँ ने मुझे हमेशा, चाहे मैं फिजिकली वीक थी या इमोशनली वीक थी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मुझे लगा था कि हाँ ये मैं नहीं कर सकती या फिर मैं कहीं पे कमजोर पड़ रही हूँ, तो मेरी माँ हमेशा मेरे पीछे खड़ी रही। मजबूती के साथ उन्होंने संबल दिया। सुशील प्रधान जी हैं, प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारी वर्ग पर राजनेताओं जनप्रतिनिधियों का अनावश्यक दबाव रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो अधिकारी अपने विवेक से कम काम कर पा रहे हैं। इस सबसे निजात पाने के लिए क्या कोई उपाय आपको क्या लगता है? कि ये तो अपन फिल्मों में भी देखते हैं कि नेताजी का फोन आ जाता है और अधिकारी जो है वो कमजोर पड़ जाता है। सर, मतलब प्रशासनिक सेवा में थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर होता तो है, पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ पे ईमानदारी होती है वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होने की इतनी जरूरत नहीं होती सर। हाँ, जब आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो करता रहना चाहिए, क्योंकि नेताओं का अपना। धाकड़ सोनू हैं, उनका कहना है मेहनत करने वाले पर विद्या भी अपनी जान छिड़कती है। मेहनत का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है, कोई विकल्प, कोई शॉर्टकट विकल्प जो है वो मेहनत का नहीं है। और कोई ऐसी बात जो अभी तक तुमने किसी को नहीं बताई और तुम बताना चाहती हो? सर, ऐसी कोई बात तो मुझे नहीं लग रही। मैंने अपना जो भी जर्नी थी वो सारी बातें शेयर की हैं। बस ये है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आगे वो मेहनत करते रहें बस। हाँ, तो एक बात छोटी सी मेरी समझ में आई कि आरएएस का कोई जैसे एक इमरान खान है, वो भरतपुर में ही पोस्टेड है, समराया के रहने वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई। अच्छा। तो उनका कहना था कि मैं जब छोटा था तो गांव में अपन सुनते थे कि कलेक्टर बहुत बड़ा कोई रुतबेदार चीज होती थी, तो बच्चे पूछते थे तू क्या बनेगा, तो मैं कहता था कलेक्टर बनूंगा। जैसे मतलब बहुत छोटी उम्र से ही उसके जीवन में ऐसा है, वो चीज आ गई। तुम्हारे साथ तो ये इंसिडेंट होता है एमएससी करने के दौरान, तो बहुत पहले से कोई दिमाग में ऐसी चीजें नहीं है? दिमाग में ऐसा नहीं था। जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में चूंकि सब शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं अधिकतर लोग, तो मुझे लगता था कि मुझे टीचर ही बनना चाहिए। एजुकेशन फील्ड, बीएड भी कर ही लिया इसलिए? सर, बीएड मैंने किया था, पर जब मैं बीएससी में थी और मैं एमएससी में थी, स्पेशली एमएससी में, तो कॉलेज में विजिट के लिए आते थे या फिर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें चीफ गेस्ट जो कलेक्टर साहब है उनको बुला लिया, एसडीएम सर है वो आ रहे हैं, तो उस वक्त फिर न्यूज़पेपर के थ्रू तब मेरा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट हुआ। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना है। इस पूरी जीवन यात्रा में उदल सिंह है, वो कह रहे हैं आईएएस बनना है, सफर में अभी रुकना नहीं है, आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस पूरी यात्रा में कोई टीचर है जिसे आप याद करना चाहेंगे?
इसमें सर पर्टिकुलर तो मैं नहीं कहूँगी हाँ। सर, क्योंकि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके मेरी कॉलेज लाइफ या फिर यूँ कहें कोचिंग तक का जो सफ़र है या फिर आज तक जो भी हूँ, उसमें जितने भी टीचर्स मुझे मिले हैं उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिवली सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। वही है, कलेक्टिव प्रयास है, जी, सबका है एक समन्वित। सर केवल मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, हाँ। ये सब लोगों का है प्रयास है। डोरीलाल धाकड़ जी हैं, वो भी आपको बधाई दे रहे हैं। अब अपन वाइंड अप करते हैं ऐसे वैशाली। ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, उनसे अगर आपको कोई बात कहनी हो तो क्या कहना चाहो? मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को ज्यादा पता रहता है कि उनको किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कहीं पे उनको बच्चों को ये लगता है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को उनको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देते रहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आनंद शर्मा है, हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं जिस तरह से आप सबको सच बोल रही हो, अपनी नौकरी करोगी वैसे ही तो बहुत आगे जाओगी, जो सोचोगी जीवन में वही पाओगी। हो सकता है आपके चेहरे को वो पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो। अनिल शर्मा ने भी आपको बधाई दी है। पीयूष धाकड़ का कहना है, मैडम कुछ स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की कितना योगदान रहा है आपकी इस सफलता में, जो आपने कोचिंग की है उसका कितना योगदान? जी सर, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का एक तो एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि उन्होंने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि आपको एक प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके ऊपर बर्डन ज्यादा है। वो एक खेल खेल में हंसते हंसते और ऐसे माहौल अच्छा बताते हैं, अच्छा था माहौल सर। अच्छा बताते हैं। कॉम्पिटिटिव माहौल है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का जो आर्थिक स्थिति है परिवार की, वो कितना प्रभावित करती है? जी सर, जब प्रिपरेशन करते हैं, मैं भी सर कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बच्चों को थोड़ा ये रहता है कि हमारा इसमें इतना पैसा जा रहा है, नहीं हुआ तो क्या होगा। पर अपनी मेहनत करते रहें, कुछ बातें आती हैं दिमाग में, उनको इग्नोर करें या फिर अपने फैमिली के साथ शेयर करें, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे सर। हाँ, वैशाली कई लोगों का कहना है कि कस्बों से, छोटे गांव से, कस्बों से जब गुलाबी नगर कोई जाता है तो गुलाबी नगर उसे अपनी ओर खींचता है। आपका अनुभव क्या कहता है? सर, जब मैं गई थी तो मेरे साथ वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी जैसे कभी घूमने जाना हुआ उनको होता था। पर सर मैंने अपने आप को ये रखा कि पहले जो मैं कर रही हूँ, पहले अगर उसमें मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मैं इस वजह से अगर डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो वो चीजें हमेशा मेरे मन को खाती रहेंगी, तो ताउम्र खाती रहेंगी कि शायद मेरी वहाँ कमी रह गई, मैंने वो छोड़ दिया। तो मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखा सर। पलवारी मित्तल जी हैं, उनका कहना है नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली कोई टिप्स आप दे पाए तो जरूर देनी चाहिए। ऐसे मोटिवेशनल टिप्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरे पास पर्टिकुलर तो है नहीं, पर यह है कि जो भी आप करें उसे ईमानदारी से करें, अच्छे से मेहनत करें, तो आपको अपना जो परिणाम है वो अच्छा ही मिलेगा। ये एक बात बढ़िया आपने कही कि जो भी करें अपनी ईमानदारी अपने साथ रखें। कई लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और ईमानदार उसके प्रति रहते नहीं है, तो उसका परिणाम तो फिर नेगेटिव ही आएगा। भानु प्रताप धाकड़ जी ने आपको बधाई दी है। धन्यवाद। घनश्याम जी जानना चाहते हैं, मैं किसान परिवार से बिलोंग, शायद आपके विचारों ने उनको काफी प्रेरित किया है। आपकी मुस्कान हमेशा ऐसे ही आईएएस परीक्षा तक बनी रहे, आप सफल होंगी। थैंक यू वैशाली, आपने बहुत जिंदा दिली के साथ, खुश मिजाज स्वभाव के साथ ये चर्चा की। बहुत लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी हैं, सफल जीवन के लिए बधाइयां दी हैं। आप समेकित रूप से एक बार सबको धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद। और कोई बात जो आपको लगता है कि कह देनी चाहिए? ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वैकेंसी। साथियों, ये थी वैशाली धाकड़, बहुत जिंदा दिली के साथ इसने बात की, आपके सवालों के उत्तर दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।